हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 11 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 11 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। शैक्षणिक वर्ष 21-22 के लिए एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि 750 करोड़ की लागत से स्थापित की जानी है यूटी लद्दाख में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा है 7 मेडल के साथ। पहले स्थान पर रहा है यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर रहा था जापान। और हाल ही में बेलारूस की एक एथलीट है, नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इन्होंने टोक्यो छोड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि इन्होंने ये आरोप लगाया है कि बेलारूस का जो ओलंपिक फेडरेशन है, इनके कोच और जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन जो कि हरियाणा में चलाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विद्या देवी भंडारी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था पिछले ही महीने कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा बने थे, जो कि सही भी है। देखिए, यदि देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में, यानी कि इसी साल यदि देखा जाए तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने 2 बार बहुमत खोया था, जिसके बाद से नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ जिस प्रकार की सियासी उथल पुथल मची हुई थी, इस बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया था कि यहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में 28 घंटे के भीतर शेर बहादुर देवबा की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि कर भी दी गई थी। लेकिन जो शेर बहादुर देवबा है, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके बाद से अब जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, ये फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और अब ये स्थान लेने जा रहे हैं शेर बहादुर देवबा का। तो यदि देखा जाए तो नेपाल में लास्ट 6 मंथ से यही सीन बना हुआ है। बहुमत यानी कि पूर्ण बहुमत ना होने के कारण यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ हैं जो ये बदल रही है, आप कह सकते हैं, या तो कंफर्म नहीं हो पा रही है कि लंबे समय तक या पूर्ण काल के लिए कौन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहने वाला है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं नेपाल की। इसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। प्रेसिडेंट यहाँ की है विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर तो अभी मैंने बताया है केपी शर्मा ओली बन गए हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि होती है, जिसका नाम है सूर्य किरण। अब हम नेपाल से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट किस देश से रिलेटेड है, तो ये है तो नेपाल का, लेकिन ये भारत के सहयोग से, ये आप कह सकते हैं कि इसी अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी करंट हाइट की यदि हम बात करें तो ये है 8848.86 मीटर। और इसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये बने हैं ऑर्थर मुइर। ये हाल ही की न्यूज़ है, शायद 2 महीने पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। शिकागो से बिलोंग करते हैं, 75 इनकी उम्र है। और एक और नाम मैंने आप लोगों को याद करवाया था, सांग यिन हिंग। ये कौन है? तो देखिए, ये बिलोंग करती है हांगकांग से। इसी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने वाली ये दुनिया की पहली व्यक्ति बनी थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट में लगभग 26 घंटे, आप कह सकते हैं, ये था 25 घंटे 50 मिनट, लगभग 26 घंटे में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी। लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर की ये जो वीडियो है सर के द्वारा पढ़ाई गई है। लगभग 450 क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक। अभी तक यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है यूएनएससी, इसे आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी अध्यक्षता करने वाले भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये किस क्रम के या कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की है। अब यहाँ लिखा हुआ है आज मोदी रचेंगे इतिहास। तो देखिए, ये न्यूज़ है 9 अगस्त की। हालांकि ये न्यूज़ जब आई थी कि भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, और अब भारत इसकी अध्यक्षता कर भी चुका है।
जिसमें कि प्रमुख मुद्दे, वैसे तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आए हैं इसमें, जिसमें कि समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ये हाई लेवल की ओपन डिबेट थी, जिसके ज़रिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें हिस्सा लिया गया। साथ ही इसके बाद अमेरिका और चाइना दोनों के बीच में भिड़ंत भी देखने को मिली है, उसे मैं अलग से कवर करवा दूंगी। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस महीने यानी कि 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो अध्यक्षता है ये भारत को मिल गई है। हालांकि भारत को पहले भी इसकी अध्यक्षता मिली है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अध्यक्षता की हो। इसके पहले डिप्लोमेट ही इसकी अध्यक्षता करते थे। पहली बार इसकी अध्यक्षता की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हालांकि जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने 1992 में इस मीटिंग में शामिल तो हुए थे, लेकिन सिर्फ शामिल हुए थे, अध्यक्षता नहीं की थी। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत के रिप्रेजेंटेटर यूनाइटेड नेशन में कौन है? ये हैं टीएस तिरुमूर्ति। कहने का मतलब है कि भारत के पक्ष ये यूनाइटेड नेशन में रखते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का ही जो 6 अंग हैं, जैसे कि आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी पढ़ा है, और भी इसके कई हिस्से हैं। इसी के तहत मतलब कि इन 6 अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 में, तो इसी के तहत जब पूरी दुनिया में अशांति मची हुई थी, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। तो आप कह सकते हैं कि इसका मेन पर्पस है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यही है इसका मुख्य उद्देश्य। और इसके सदस्यों की यदि हम बात करें तो देखिए, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना। और 10 अस्थायी सदस्यों की यदि हम बात करें तो रीजनल आधार पर 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, और यदि देखा जाए तो भारत इसका अस्थायी सदस्य ही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो वंदना कटारिया, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में की गई है। इनका नाम इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, क्योंकि अभी जो टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए हैं जापान की राजधानी टोक्यो में, इसमें इन्होंने, पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये हॉकी से रिलेटेड है, तो इन्होंने एक ही मैच में 3 गोल दाग करके यानी कि हैट्रिक लगा करके इतिहास रच दिया, जिसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई। इसके बाद से इन्हें उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। और भी कई एथलीट थे जो कि टोक्यो ओलंपिक में चर्चे में रहे हैं। इनसे रिलेटेड जो स्टेट है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा से रिलेटेड यदि हम बात करें तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, और रवि दाहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड हैं, और बाकी के 2 पहलवान हैं। मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड है, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और पीवी सिंधु, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। देखिए, तेलंगाना ये भारत की राजधानी यानी कि भारत का नया राज्य ये 2014 में बना था, लेकिन जब पीवी सिंधु का जन्म हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तो एक ही हुआ करते थे, तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो तेलंगाना की राजधानी है। और पीवी सिंधु ने इस टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, किस अदालत ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा भी कर सकते हैं? तो ऐसा फैसला भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में यदि हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के तहत राज्य के राज्यपाल और जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यदि आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति है, ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत इन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और 72 में आप 89 प्लस कर दीजिए तो 161, यानी कि भारत के जो राज्यपाल हैं इन्हें आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो दोनों में से यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में किसके क्षमादान की शक्ति ये ज़्यादा है? तो ऑब्वियस है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति ये अधिक होती है। 2 इंपॉर्टेंट मामले, जैसे कि मृत्युदंड का मामला, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई हो। दूसरा, सैन्य न्यायालय का मामला। इस पर आप कह सकते हैं कि जो फैसला होता है, अंतिम फैसला, ये राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करता है कि वे इस पर क्या फैसला सुना सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के कंपैरिजन में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो राज्यपाल हैं, राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा भी कर सकते हैं। ऐसा फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है।
तो इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 433A थी, इसे ही अभी ओवरराइट कर दिया गया है, आप कह सकते हैं। क्योंकि इसके तहत होता क्या था कि जो भी कैदी, मतलब कि 14 साल की सज़ा कंप्लीट करने के बाद भी कैदी को माफ़ किया जाता था। लेकिन अब जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके तहत होगा क्या कि राज्य के राज्यपाल हैं जो, ये कम से कम 14 साल की सज़ा पूरी करने से पहले ही कैदियों को अब माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के नाम आप याद रखेंगे। आर्टिकल 161, जिसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हाल ही में जो गुजरात हाईकोर्ट है, यूट्यूब के ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला ये भारत का पहला हाईकोर्ट बना था। इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला ये भारत का पहला हाईकोर्ट बना था। जबकि हाल ही में जो मद्रास हाईकोर्ट है, इसने तमिलनाडु का जो कानून था जिसमें कि ऑनलाइन गेम्स होते हैं जो पोकर वगैरह, जिस पर बैन लगाने का फैसला किया गया था, इसने इसे तर्कसंगत ये ठहराया है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसमें मुफ्त में क्या बांटे जाते हैं आप जानते ही हैं। इसके तहत फ्री में LPG कनेक्शन सुविधाएं ये प्रोवाइड कराई जाती हैं गरीब महिलाओं को। तो देखिए, इसका जो पहला चरण था, आप कह सकते हैं कि ये जो उज्ज्वला योजना थी, इसकी शुरुआत मई 2016 में की गई थी। तो पहला चरण जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी, और अब जो इसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, इसकी भी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत अब हुई है महोबा से। और पहले चरण में यानी कि 2016 से 19 के दौरान सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को LPG कनेक्शन ये मुहैया कराए हैं, और इसी का आप कह सकते हैं सेकेंड वर्जन ये लॉन्च कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ा करके कितने मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का। वर्तमान समय में कितना है, तो अभी तो केवल है 6,780 मेगावाट, जिसे 2031 तक कितना बढ़ाया जाएगा, 22,480 मेगावाट। और ऐसी घोषणा भी हाल ही में किसके द्वारा की गई है, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में ऐसे 22 परमाणु रिएक्टर ये ऑपरेशन में हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है। तो अभी तक रेखा शर्मा ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, और अब इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी कि अभी 7 अगस्त 2021 से जब तक ये 65 साल की नहीं हो जाती, या तो 3 साल जब इनका कंप्लीट हो जाए, या तो पहले 3 साल कंप्लीट होगा, या तो 65 साल की जब ये होंगी, जो भी पहले हो तब तक ये पदभार इसका संभालेंगी। क्योंकि देखा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल ये होता है 3 साल का। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये अगले 3 साल के लिए पद पर रहने वाली हैं। तो अभी यदि हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर ये स्थित है नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ऑब्वियसली है कि महिला ही अध्यक्ष होंगी, लेकिन पहली अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो ये थी जयंती पटनायक। अभी फिर से बन गई हैं रेखा शर्मा। संगीता रेड्डी ये थी फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। सोमा मंडल ये हैं सेल की पहली महिला अध्यक्ष। ये तो अब आप लोगों को रट चुका होगा, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है। तो नाम बदलने के नाम से फेमस कौन है ये तो आप जानते ही हैं। काकोरी कांड की ये जो घटना थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और इसी का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है, और ये परिवर्तित करके कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ये घटना है 9 अगस्त 1925 की, जिसे आप काकोरी कांड के नाम से अब तक जानते थे। जो HRA है यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनसे जुड़े जो क्रांतिकारी थे, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद और रोशन सिंह, इन्हें इस आंदोलन के लिए या इस घटना के लिए इन्हें याद किया जाता है। तो इस पूरी घटना का नाम ही अब बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य नाम हैं या कुछ फेमस प्लेसेस हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जिनका हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही की यदि हम बात करें
तो यहाँ का जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। वाराणसी का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था इसका भी नाम बदला गया है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ, यहाँ का जो प्रसिद्ध चौराहा है हजरतगंज चौराहा, इसका नाम अटल चौक किया गया था। फिर यदि हम बात करें अयोध्या की, यानी कि अयोध्या का जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है इसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर होगा और इसे मंजूरी भी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। फिर इसके बाद इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज किया गया है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। हालांकि इसका प्राचीन नाम भी प्रयागराज ही था, बाद में इलाहाबाद हुआ और अब फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। फिर इम्पॉर्टेंट है मुगल सराय जंक्शन। तो देखिए ये जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बल ने, यानी कि किस बल में पहली बार महिला ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में जो ITBP है यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसमें पहली बार इन 2 महिलाओं की नियुक्ति की गई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि UPSC की चयन प्रक्रिया से इन दोनों महिलाओं को शामिल किया गया है और वर्ष 2016 से ही UPSC के माध्यम से महिला कॉम्बैट अधिकारियों की कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्ति शुरू हुई थी। इसी के बाद से यदि देखा जाए तो हाल ही में ITBP में प्रकृति और दीक्षा, इन 2 नाम के ऑफिसर्स को इसमें पहली बार शामिल कर लिया गया है। यदि हम बात करें ITBP की, तो इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। इसके अलावा यदि हम बात करें CRPF की, तो ये भी अभी महिलाओं के कारण चर्चे में आया था। वो किस लिए? तो देखिए इसकी जो एक बटालियन है जिसे आप कोबरा बटालियन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि अभी तक केवल पुरुषों को शामिल किया जाता था, पहली बार इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये भी मैंने आप लोगों को हाल ही के दिनों में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा भी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं इसमें भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और इस बार का ये जो ओलंपिक था इसमें पहला और एकमात्र गोल्ड इन्होंने ही दिलाया है। इन्हीं के सम्मान में आप कह सकते हैं कि हर साल 7 अगस्त को देश भर में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और 7 अगस्त को मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस आप जानते ही हैं 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद की ही स्मृति में आप कह सकते हैं भारत का जो सर्वोच्च अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका भी नाम परिवर्तित किया गया है। अब ये ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो बात हुई राष्ट्रीय खेल दिवस की, जो कि 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को, यानी कि अगस्त के महीने में ही मनाया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यानी कि नेशनल यूथ डे, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में हिरोशिमा डे ये 6 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। दोनों पर ही, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में हैं, जिस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर पंजाब था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, चर्चे में रहा गोगरा क्षेत्र किस राज्य या यूटी से रिलेटेड है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।